ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए दो फॉर्मूला जानते हैं आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप vd से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूला है। एक vd इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टॉर एवरेज, और एक vd इक्वल टू था आपके क्या, कितना, ई वी बाई एम एल। और एक था क्या, ई वी बाई एम एल, ई वी बाई एम एल इंटू टॉर एवरेज। ये दो फॉर्मूला हम लोग अभी तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिराइव करके देख चुके थे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, है ना, लास्ट दिन। अब देखो कि आज जो बात करने वाले हैं टर्म का, उसमें एक सबसे पहला टर्म जो है आपका, जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आज का जो टर्म है उसमें एक सबसे पहला जो टर्म है, जिसका नाम है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है। तो कहता क्या है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अलग अलग तरह के कंडक्टिंग बॉडी में अलग अलग अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कॉपर का कंडक्टर होगा तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। अगर एल्युमिनियम का कंडक्टर होगा तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। अगर आयरन का कंडक्टर होगा तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अलग होगा। क्यों? कि भाई अलग अलग एटम्स का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, जिससे उसका कन्फिगुरेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर बात किया जाए कि एक यूनिट वॉल्यूम में अगर हम क्या करें, कॉपर का 1 मीटर क्यूब का एक कंडक्टर लें, एल्युमिनियम का 1 मीटर क्यूब का एक कंडक्टर लें, और आयरन का 1 मीटर क्यूब का एक कंडक्टर लें, तो हर कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब यहां से तुम देखोगे तो देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। एल्युमिनियम के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग। बात समझ में आ रहा है? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में कहता क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, मतलब कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपका, ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पे। तो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर, द नेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब कि ये चीज जो है आपका, ये कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम रहेगा तो अलग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कॉपर रहेगा तो अलग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिल्वर रहेगा तो अलग। और अच्छी बात यह है कि किसी गिवन कंडक्टर के लिए, कि फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर, किसी दिए गए कंडक्टर के लिए जो है, तो इसका वैल्यू जो होता है, द वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो है वैल्यू होगा वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मतलब अगर हम कॉपर ले लें
तो कॉपर का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैसा भी कॉपर लें, कहीं भी कॉपर लें, तो उसके एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर जैसे ही हम मटेरियल चेंज करेंगे, कंडक्टर चेंज करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब किस कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना गिवन है, ये चीज आपको पता रहेगा कि ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। और अगर कोई कंडक्टर दे दिया तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इतना में कोई दिक्कत आपको? इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दो फॉर्मूले भी आपको पहले से आते होंगे, है ना? अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इस पिछले दो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जो पिछले दिन से हम लोग पढ़े हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर के अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन जितने वेलोसिटी से धीरे 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 आगे बढ़ता है, इसी वेलोसिटी को जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशन है, ये आज जानना है। बात समझ में आ रही है? इस चीज को जरा सा ध्यान से देखिएगा, है बहुत आसान चीज, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में तुमको चीजें आसान आसान मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, बहुत सारे टर्म आते हैं नए नए, जिन सारे टर्म्स को आपको याद रखना है। और चीजें सारी आसान होती है, केमिस्ट्री के जैसे देखने में सारी चीजें आपको आसान लगती है। समझ में आ रहा है बात? लेकिन टर्म बहुत ज्यादा है, तो हर एक टर्म को आपको क्या करना है, याद रखना है। हर टर्म से आपको फैमिलियर रहना है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, अभी तक एक और चीज हम लोग जानते हैं यहां से, कि जो करंट आई इक्वल टू होता है, ये डी क्यू बाई डी टी होता है। ये भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है, ये तीन चीज हमारा प्रीवियस नॉलेज है, ठीक ना? और ये एक आज नया चीज जाने, क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, कि किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। चलो भाई बढ़ते हैं। बढ़ते हैं क्या, आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के तरफ, जिसका नाम होगा क्या, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या, आई। कि इलेक्ट्रिक करंट आई का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है आगे के तरफ, वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और इलेक्ट्रॉन के या चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है, डी क्यू बाई डी टी, वही क्या होता है, करंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कि हम लोग मान रहे हैं एक कंडक्टर, हम लोग मान रहे हैं एक कंडक्टर के बारे में। जिस कंडक्टर के बारे में हमको पता है ये, कि ये कोई सा एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के बारे में आपको दो चीजें पता होगी, कि एक, कि ये कंडक्टर कितना बड़ा है, दूसरी चीज आपको पता ये होगी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो मान लिए कि ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना, L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, कितना मोटा कंडक्टर है, तो ये मान लिए कितना, E। बात समझ में आ रही है? अगर हम कोई भी कंडक्टर उठाएंगे तो इसके बारे में दो बेसिक जानकारी आपको होगी, कि इस कंडक्टर का लेंथ कितना है और ये कितना मोटा है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तीसरा बात का जानकारी आपको ये भी होगा कि ये जो कंडक्टर मैंने उठाया है ये कैसे मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, क्या है, ये भी आपको पता होगा। तो अगर ये पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो भाई साहब क्या सब है इस कंडक्टर के बारे में? इस कंडक्टर के बारे में क्या है, कि लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L having cross sectional area
एरिया, कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक कंडक्टर एज्यूम किया जिसका लेंथ कितना एल और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ए। भाई साहब अगर अगर ये दिया हुआ है कि इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of the conductor, if the free electron density of the conductor is n। ध्यान देना कि जो कंडक्टर मैंने उठाया है उसके बारे में कह रहा है कि उसके एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, n है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना है। बात समझ में आ रही है बात। अब मान लीजिए इसमें अच्छा हम लोग ये भी बात जानते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव्स इन कंडक्टर विथ कौन सा वेलोसिटी, विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि कंडक्टर जो है वो किस वेलोसिटी से उसमें इलेक्ट्रॉन बहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, vd से। करता तो ऐसा रैंडम मोशन भी, लेकिन रैंडम मोशन अपने काम का चीज नहीं है, रैंडम मोशन से अपन को कोई फायदा नहीं है, अपन को फायदा है किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अब अपन केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, रैंडम मोशन को अब कंसीडर नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन बहेगा कितने वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है बात। मान लो कि इस कंडक्टर में कोई पॉइंट है एक ऐसा जो ए पॉइंट पर है, और इस ए पॉइंट से किसी इलेक्ट्रॉन को बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है, ये टाइम लग रहा है कितना, छोटा सा टाइम dt। कितना टाइम लग रहा है, छोटा सा टाइम dt। बात समझ में आ रहा है। कोई ए पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ए से किसी दूसरे पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, dt। तो इस dt टाइम में अगर जितना चार्ज बहा, सारे इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहना शुरू करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से बहना शुरू करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब देख लो कि अगर हमको करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए कितना, dq/dt निकालेंगे। तो dt टाइम में से कितना चार्ज फ्लो किया, ये चीज अगर हम लोग निकाल लें तो करंट निकल जाएगा। इसका मतलब dt टाइम में ये पाइप पहले पूरी खाली थी, ध्यान देना, ये पाइप पहले पूरी खाली थी। t = 0 पे मैंने इसमें पानी छोड़ा a से, और dt टाइम के बाद देखा कि b तक पानी पहुंच चुकी है। तो इतने dt टाइम में पानी बहा है कितना, a से b तक जितना पानी भरा रहेगा उतना ही पानी बहेगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि भाई साहब अगर a से b तक में, यानी कि इस शेडेड रीजन में जितना चार्ज रहेगा उस चार्ज का वैल्यू अगर हम लोगों को निकल जाए तो करंट का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा, क्योंकि dt पता है, टाइम पता है। और अगर चार्ज पता लग जाए तो चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे और करंट निकल के आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखो कि चार्ज कैसे निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट। क्या करना है हम लोगों को भाई, कैलकुलेट क्या, ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर बहते बहते आ गए हैं, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए हैं dt टाइम। इलेक्ट्रॉन भरते भरते यहाँ तक आ गया है इसमें, ठीक ना। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना क्या है, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस शेडेड रीजन में कितना चार्ज भरा है, कितना चार्ज है, ये चीज हमको निकालना है। अच्छा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है और हमको पता चल रहा है कि इस बीच में 1000 इलेक्ट्रॉन है, 2000 इलेक्ट्रॉन है, 5000 इलेक्ट्रॉन है या n इलेक्ट्रॉन है। ये चीज अगर निकल जाए तो इसमें कितना चार्ज है ये भी हमको पता निकल जाएगा, है ना। तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है कि इस शेडेड रीजन में A से B तक के शेडेड रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब देखो कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों को कैलकुलेट करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द शेडेड रीजन ए बी। ए से बी तक के बीच में शेडेड रीजन में कितना चार्ज है, इस बात का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि मान लेते हैं क्या कि लेट द चार्ज बहुत कम समय तक बहा है, तो चार्ज भी बहुत छोटा सा फ्लो किया होगा। dt टाइम में चार्ज भी तो बहुत कम ही बहा होगा, dq मान लेते हैं। लेट द चार्ज dq इज प्रेजेंट इन रीजन ए बी। ए से बी तक के रीजन में जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है, dq। ठीक है। अब तुम देखो कि तुमको याद है कि सिलेंडर जिसका रेडियस r होता है और हाइट h होता है, उसका वॉल्यूम हम लोग कितना लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो ये पाई आर स्क्वायर एच जो है, ये इसके बेस का एरिया है, जिसे हम लोग ए भी बोल सकते हैं, है ना। ये क्या है, इसके बेस का एरिया है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और इसी बेस के एरिया को इसके लेंथ से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका क्या निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अच्छा, ये बात बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वीडी स्पीड से, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितने स्पीड से, वीडी स्पीड से, और कितने देर तक चला है, dt टाइम तक, तो ये ए बी लेंथ अगर निकालना पड़े तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। तो ये डिस्टेंस ए बी जो होगा वो आपका स्पीड है कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, और टाइम है कितना, टाइम है कितना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी डी इंटू डी टी। तो द लेंथ ए बी इक्वल टू जब लिखोगे, द लेंथ ए बी इक्वल टू जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, स्पीड इंटू क्या चीज, टाइम। यानी कि ए बी इक्वल टू जो तुम्हारा निकल के आएगा वो स्पीड है कितना, वी डी, और टाइम लगा है कितना। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए कि अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं इस शेडेड रीजन का, अगर आप बात करिएगा वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन, वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या, बेस का एरिया इंटू लेंथ कर रहे हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और इंटू इसका लेंथ है कितना, h। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए, किसी भी रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस और इंटू क्या, उसका लेंथ। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अगर इसके तुम वॉल्यूम को भी मान लो, अगर तुम इसके वॉल्यूम को भी मान लो, तो v बराबर एरिया ऑफ बेस, क्या जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया यहाँ भी होगा। तो इसका सॉलिड का, इसका ये बेस का एरिया कितना है और इसका लेंथ कितना है, ए बी, है ना। तो बेस का एरिया है ए और लेंथ है ए बी। तो भाई साहब ये बताओ कि बेस का एरिया ए और लेंथ ए बी जो है वो कितना है, बी डी इंटू डी टी के बराबर में। मतलब जो वॉल्यूम v बराबर हुआ वो v बराबर कितना हुआ, a इंटू वी डी इंटू कितना, डी टी। बात समझ में आ रहा है। अब आप ये बात जानते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है हमारे पास। तो एक वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना इंटू। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या
हम लोग ये बात फिर से जानते हैं क्या, वी नो दैट इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट मतलब कितने, एक वॉल्यूम में, इन यूनिट वॉल्यूम देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है ना। यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन। तो इन वी वॉल्यूम देयर इज कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वी एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करें, अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेडेड रीजन, इन शेडेड रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तो ये है किसके बराबर में, Vn के बराबर में। और Vn के बराबर में है तो V को तो अभी मैंने वॉल्यूम निकाला है कितना, ए वी डी इंटू डी टी। वॉल्यूम कितना निकाला है, ए वी डी इंटू डी टी। तो ए वी डी इंटू डी टी डालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ए वी डी डी टी इंटू कितना, ये आके निकल के आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस शेडेड रीजन में कुल इतने इलेक्ट्रॉन है। अब अगर टोटल चार्ज इनसाइड द शेडेड रीजन का बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, ई चार्ज होते हैं। तो ऐसे ऐसे एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एन ई चार्ज होगा। अरे भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो उतने इलेक्ट्रॉन पे ए वी डी इंटू डी टी इंटू एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ए वी डी इंटू डी टी इंटू एन इंटू कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग लिखेंगे कि टोटल चार्ज इनसाइड द शेडेड रीजन, जब हम लोग बात करेंगे किस चीज का, टोटल चार्ज का इनसाइड द शेडेड रीजन, टोटल चार्ज इनसाइड द शेडेड रीजन, और इसको तुमने क्या माना है, टोटल चार्ज इनसाइड द शेडेड रीजन को कभी मैंने कितना माना है, डी क्यू। तो टोटल चार्ज इनसाइड द शेडेड रीजन डी क्यू बराबर जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, ए वी डी डी टी एन इंटू क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब कुछ करना नहीं है, इस वाले dt को पहुंचा दीजिए इस साइड, इस वाले dt को क्या करिए, पहुंचा दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ए वी डी एन ई। बात समझ में आ रहा है। और ये टर्म कहीं पर देखा हुआ है क्या, ये टर्म कहीं पर देखा हुआ है क्या, ये करंट है। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई होता है, करंट होता है। तो जब डी क्यू बाई डी टी करंट होता है भाई, इसी को आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिए वी डी एन ई ए। ठीक है, क्यों लिखे, तो चूंकि जो आई बराबर होता है आपका, ये क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको याद रहे कि आई क्या है, करंट है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बात समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि हम लोग पहले से ये बात जानते हैं क्या, कि जो वी डी बराबर होता है वो वी डी बराबर कितना होता है, ई ई बाई एम, और इंटू टॉर एवरेज को अब मैं हमेशा टॉर लिखूंगा, टॉर एवरेज को मैं हमेशा क्या लिखूंगा, बड़ा सा रहता है, टर्म में कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए अब टॉर लिखेंगे हम। समझ में आ रहा है बात, टॉर का मतलब क्या समझना है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि वी डी बराबर इतना होता है, तो ये बताओ कि आई बराबर वी डी के जगह पर ई ई बाई एम इंटू टॉर और इंटू ई एन ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ई से ई मल्टीप्लाई होगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा कितना, ई स्क्वायर,
एन ए ई स्क्वायर एन ए ई बाई एम इंटू कितना और एक तो फॉर्मूला ये हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता बहुत यूजफुल? कि किसी भी कंडक्टर से होकर के करंट बह रहा है तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई लगाया है कितना, ये जनरली पता हमको नहीं होता। तो सर इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला होता है? तो देखो एक चीज और है यहाँ से, क्या कि तुम अभी क्या पढ़े हो कि I इक्वल टू तुम पढ़े हो वी डी ई एन ए, और तुम ये बात जानते हो क्या कि चूंकि वी डी इक्वल टू जो है तो कितना होता है ई भी अपॉन एम एल इंटू कितना, पढ़े हुए हो कभी? पढ़े हुए हो ना? तो अब देखिए कि अगर यहां से हम लोग I इक्वल टू लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ई वी बाई एम एल इंटू टॉर इंटू कितना ई एन ए, लिखेंगे कि नहीं? अब इसी को थोड़ा अच्छे से लिखो, एन को पहले लिखो ई स्क्वायर ए बाई एम एल, ठीक ना, इंटू टॉर, और इस सब के साथ लिखो इंटू क्या, वी। बात समझ में आ रहा है? तो एक तो करंट का आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरा चीज यहां से आप ये देखिए कि यहाँ भी को छोड़ दो, बाकी सारे चीज को इस साइड लेके आओ। भी को छोड़ दो, बाकी सारे चीज को इस साइड लेके आओगे तो देखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से बनने वाला है। इधर बच जाएगा केवल भी, इधर बच जाएगा क्या, केवल भी, और बाकी सारे चीज को इधर लाना है। एम एल डिवाइड में है तो एम एल इधर किस में आएगा, एन ई स्क्वायर ए और टॉर तीनों इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कितना आएगा, और बाकी क्या चीज है, आई। बात समझ में आ रहा है? अब आप देखिए m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और अच्छी बात यह है कि ये m क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? ई स्क्वायर, तो ई जो है ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और ये ई भी क्या है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? तीसरा चीज देखिए, एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी क्या, कांस्टेंट। किसी गिवन कंडक्टर के लिए तो कांस्टेंट ही होता है ना, पीछे चर्चा किया है। चलिए किसी गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, एन कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर। बच क्या गया, एल। एल क्या है भाई, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर मैंने जो नापा है ये फिक्स है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ कंडक्टर फिक्स, एल लेंथ का लिया है, मैं इसे ना घटा रहा हूँ ना बढ़ा रहा हूँ, ये कांस्टेंट है। तीसरा चीज, कंडक्टर मैंने कितना मोटा लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, कांस्टेंट। एम एल एन ई और ए हो गया क्या, कांस्टेंट। टॉर का बात करिए आप, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो पार्टिकल जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। और अगर टेम्परेचर को कम कर लेंगे तो पार्टिकल धीरे धीरे टक्कर करने लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो टॉर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर जो टॉ का वैल्यू होगा ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि इस ब्रैकेट के अंदर में जितना भी टर्म तुमको दिख रहा है ये सारा टर्म क्या है,
और v इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइप आई हो गया। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, r। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, r बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ से निकल के आएगा क्या तुम्हारा, v बराबर r i, जहां पर r बराबर जो हम लोग लिए हैं, ये r बराबर कितना लिए हैं, ml अपॉन ne स्क्वायर a टॉर। ml अपॉन ne स्क्वायर a टॉर, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये ब्रैकेट में लिखा है तो इसको आसान नहीं समझना है। अब देखिए कि इस r को यहां से क्या लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू i, क्योंकि ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो जब प्रोपोर्शनल के साइन को बराबर में बदलते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, जब कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू i लिखेंगे कि नहीं। और जरा सा ध्यान से देखो कि यही चीज क्या है, ओम्स लॉ है। क्या, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर भैया टेम्परेचर बदल दोगे तो टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट, तब ये पूरा टर्म कांस्टेंट, इसीलिए टेम्परेचर को क्या रखना है, तभी ओम्स लॉ सही होगा, नहीं तो ओम्स लॉ सही। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल तो डिफाइंड है ही नहीं, ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यही तो है ओम्स लॉ, है ना। यहीं से निकल के क्या आता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। और इस ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इस ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन पोटेंशियल, द change in potential, the change in potential across the terminal of, across the terminal of conductor, across the terminal of conductor is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to the current flowing through it, the current flowing through it। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि जो 10th क्लास में तुमने ओम्स लॉ रटा था, इस ओम्स लॉ का यहाँ से फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना कि ये R रेजिस्टेंस है और R इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर ए टॉर पर है थे। अब जरा सा याद करिए 10वीं क्लास की हर वो बात, रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करती है। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। M को तो बदल ही नहीं सकते हैं, E को बदल ही नहीं सकते। अगर N को बदलेंगे मतलब मटेरियल को बदलेंगे, मतलब मटेरियल के नेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड, पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस डिपेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाएंगे तो रेजिस्टेंस। तीसरा चीज कि टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से टॉर्क घटेगा, टॉर्क घटेगा तो रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो ये टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर घटाएंगे तो आराम से जाके टकराएगा, अधिक टाइम लेगा, टाइम अधिक लेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, सारे चीजों का मैथमेटिकल फीलिंग आ रहा है कि नहीं। तो ये आज का स्टेटमेंट था क्या, ये आज का स्टेटमेंट था क्या, ओम्स लॉ का। और ये R जो है ये कांस्टेंट है, वेयर R इज, इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी
कांस्टेंट एंड इज नोन एज क्या चीज? रेजिस्टेंस। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? रेजिस्टेंस के नाम से। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करो या ओम्स लॉ को प्रूफ करो, तो पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? पहले क्या करोगे? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखोगे, और स्टेटमेंट लिखने के बाद आ जाओगे कहाँ पर? तो रिलेशन बिटवीन यहाँ पर। अब यहाँ से तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, और जब यहाँ पर पहुंचोगे तो यहाँ पर कहोगे क्या? कि ये पूरा टर्म है कांस्टेंट, और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब आर एक कांस्टेंट है, इसका मतलब भी प्रोपोर्शनल क्या है? आई है। कहाँ पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर बदल देंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदल देंगे तो टॉर्क थोड़ी कांस्टेंट रहेगा। टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कहानी खत्म, ठीक ना? तो ओम्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पर आकर के आपका ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? वेरीफाइड हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि यहाँ से आपका बहुत सारा टर्म निकल के आएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। 10th क्लास में आप पढ़े हैं। ये मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, जो उससे करंट के फ्लो होने को क्या करता है? रोकता है। रेजिस्टिविटी टर्म पढ़े होइएगा, है ना? रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये सारे चीजों का रिलेशन अगले दिन पढ़ाएंगे, और अगले दिन से इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पिछले 3-4 दिन पढ़ाने का मतलब यही था कि तुमको ओम्स लॉ दिखाना। जिस ओम्स लॉ को आज तक हम बस इतना 2 लाइन में रटते हुए आ रहे थे कि ओम्स लॉ का एक्चुअल फीलिंग क्या है, ये फीलिंग आज आप में डेवलप हुई कि व्हाई द कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाई चेंज इन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा ओम्स लॉ है। इसको अच्छे से घर पे जाइएगा, अच्छे से लिख करके एक बार बढ़िया से रिवीजन करिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, यूनिटरी मेथड से बन गया है। ये सारा चीज क्या है? यूनिटरी मेथड, और इधर का उधर किए हैं, काम हो गया है। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, लेकिन इतना में ही 4-5 फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना? तो यहाँ टर्मिनोलॉजी आपको कॉम्प्लेक्स करेगा, कॉन्सेप्ट यहाँ आसान है। टर्म आपको बस याद रखने हैं, फॉर्मूले आपको बस याद रखने हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए काफी आज के लिए इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलेंगे अगले दिन।